ये अभी हम लोग जो देखेंगे, एक प्रॉब्लम हम देखेंगे और उसका हम लोग सर्च ट्री बनाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए हमारा प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, हमारे पास ये एक नोड है ए, ये एक सोर्स नोड है, ये गोल वर्टेक्स है और ये बी हमारा एक नोड है। ठीक है, हम इस से ए की तरफ ऐसे जा रहे हैं, इससे बी की तरफ ऐसे जा रहे हैं, फिर ए से बी ऐसे जाएंगे और बी से ए ऐसे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे गोल वर्टेक्स ऐसे जाएंगे और यहाँ से ऐसे जाएंगे। तो मेरा सवाल ये, हमारा ये सोर्स वर्टेक्स है और ये हमारा गोल वर्टेक्स है, तो मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, सर्च ट्री बनाना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या बनाऊँगा, सर्च ट्री। तो देखिए अगर हम लोग सर्च ट्री बनाते हैं तो हम कैसे सर्च ट्री बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हमें सोर्स वर्टेक्स से स्टार्ट करना है। तो सोर्स वर्टेक्स हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ए में जा सकते हैं और बी में जा सकते हैं। तो हमारे पास बेटा दो ऑप्शन है, एक ए है और एक बी है। अब देखो, अब मैं ए या बी में से किसी भी नोड को इवेलुएट कर सकता हूँ, वही मेरा प्रॉब्लम बोल सकते हैं, यू कैन इवेलुएट एनी नोड। तो चलो मेरा मन किया ए। तो देखो ए से हमारे पास जाने के दो रास्ते हैं, एक आपका मान लो बी है। ठीक है, एक आपका मान लो ए से आप बी जा सकते हो और दूसरा है आप ए से गोल में जा सकते हो। ठीक है, अब गोल में जाएंगे तो बात अलग है। और मान लो उसके बाद मैंने क्या किया, बी नोड को भी इवेलुएट किया। तो बी से भी देखो हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, एक ए में जा सकते हैं और दूसरा गोल नोड में जा सकते हैं, है कि नहीं, देखो ध्यान से, राइट। अब एक चीज़ आप यहाँ से ध्यान से देखना, मैं ए से बी जा सकता हूँ, वापस बी से ए जा सकता हूँ। तो फिर अगर ऐसा ही हुआ कि अगर मैं ऐसा करता रहा, तो मैं ए से बी जा सकता हूँ, बी से ए आ सकता हूँ। मतलब ये चीज़ आपका देखो रिपीटेटिव हो रहा है, ए से बी, बी से ए से बी, बी से ए। तो हमारा सर्च ट्री ऐसा भी तो हो सकता है, इन द वर्स्ट केस मैं ए से ए गया, ए से बी गया, वापस बी से ए आया, ए से बी गया, बी से ए आया एंड सो ऑन, ऐसे चल सकता है। तो ये हमारा जो सर्च ट्री होगा, ये इनफाइनाइट सर्च ट्री भी हो सकता है। इनफाइनाइट सर्च ट्री, अगर ये लूप में फंस गया, क्योंकि एक इनफाइनाइट लूप है, ये इनफाइनाइट सर्च ट्री हो गया। अब ये इनफाइनाइट सर्च ट्री क्यों हुआ, ये इनफाइनाइट सर्च ट्री इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे एक लूप टाइप का चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे एक क्या बन रहा है, एक साइकिल टाइप की चीज़ बन रही है। तो अगर साइकिल बन रही है, इसका मतलब आप एकदम आराम से आप ये याद रख लेना कि हमारा जो सर्च ट्री है दैट्स एन इनफाइनाइट सर्च ट्री। ठीक है, सो ये बात है। अब नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो है क्या, एक क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, और उस क्वेश्चन का हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। आइए, तो हमारा प्रॉब्लम क्या है देख लेते हैं। मिस्टर एंड मिसेस पैकमैन आर लॉस्ट इन एन एन क्रॉस एन मेज। ठीक है, मतलब एन क्रॉस एन मेज का मतलब है, अगर मैं एक मेज़ ऐसा बनाऊँ, ठीक है, ऐसा अगर मैं एक मेज़ बनाता हूँ, ये एन क्रॉस एन हम कब बोलेंगे, जब मान लो हमारे एक्स एक्सिस में मान लो हर एक रो में एन पॉइंट्स हैं, एन पॉइंट्स, इस साइड में एन पॉइंट्स है और इस साइड में भी एन पॉइंट्स हैं। सो ऐसे मान लो आपके सारे जितने भी हैं, ऐसे इधर भी आपके होंगे, ठीक है, और इधर भी आपके होंगे और इधर भी आपके होंगे। सो ये हो जाएगा एन क्रॉस एन, मतलब आपके एन नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे और मतलब एन नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ईच रो एंड देयर आर एन नंबर ऑफ रोज। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका एन क्रॉस एन मेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, मिस्टर एंड मिसेस पैकमैन आर लॉस्ट। आपने तो पैकमैन गेम शायद सुना होगा या खेला भी होगा। वो ये है कि दो ऐसे मॉन्स्टर या पैकमैन, या बोलो दो पैकमैन टाइप की कुछ चीज़ें रहती है, जो यहाँ पे कुछ खाना होता है रास्ते में, उनको खाते हुए जाना और उनको एनिमीज से बचना होता है, क्योंकि अगर एनिमी ने उनको पकड़ लिया तो गेम ओवर हो गया। तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हमारा एक पैकमैन है, ये एक पैकमैन है, बहुत गंदा ड्राइंग है जानते हैं। कोई बात नहीं, एक ये पैकमैन है और एक ये पैकमैन है, ये दोनों एन क्रॉस एन मेज में गुमशुदा हो चुके हैं। ठीक है, और लॉस्ट एंड वुड लाइक टू मीट, और उन लोगों को एक दूसरे के साथ मीट करना है। दे डू नॉट केयर वेयर, मतलब उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ मीट करेंगे, मीट करने से मतलब है। दे मूव साइमल्टेनियसली इन द फॉलोइंग डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट टॉप। इसका मतलब हमारा जो मिस्टर पैकमैन है, ये 5 डायरेक्शन में जा सकते हैं, या तो नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, और 5वां डायरेक्शन है मतलब स्टॉप कर सकते हैं, मतलब कहीं नहीं जा सकते, चुपचाप बैठे भी रह सकते हैं। मिसेस पैकमैन का भी सेम ही सीन है, वो भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में जा सकती है और रुक भी सकती है। ठीक है, अच्छा, अब दे डू नॉट ऑल्टरनेट टर्न्स, मतलब वो लोग ऐसा नहीं कि पहले मिस्टर पैकमैन चलेंगे, फिर मिस पैकमैन चलेंगे, फिर मिस्टर पैकमैन, फिर मिस पैकमैन, ऐसा नहीं होता है।
ठीक है, वो लोग साथ में चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या बोला है, डिवाइस ए प्लान दैट कैन कनेक्ट देम टुगेदर। तो तुम्हें एक ऐसा प्लान डिवाइस करना है या एक ऐसा प्लान बनाना है जो उनको एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या बोला, डिफाइन द स्टेट स्पेस ऑफ द प्रॉब्लम। तो हमें प्रॉब्लम का जो स्टेट स्पेस है वो बनाना है। कैसे बनाएंगे? सो बेसिकली हम मान लेते हैं मिस्टर पैकमैन जिस कोऑर्डिनेट में है, ठीक है, मिस्टर पैकमैन जिस कोऑर्डिनेट में है। अब देखो 2D गेम है, इसका मतलब हमारा एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा। तो मिस्टर पैकमैन जिस कोऑर्डिनेट में है उसका नाम हम रख लेते हैं x1 और y1, ठीक है। और मिसेस पैकमैन जिस कोऑर्डिनेट में है उसको हम मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। सो अब मुझे इसका जो स्टेट स्पेस होगा वो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। स्टेट स्पेस हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा मिस्टर पैकमैन का कोऑर्डिनेट कॉमा देके, x2 y2 ये हो जाएगा मिसेस पैकमैन का कोऑर्डिनेट। और ये सारे आपके किस में बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर में। x1 y1 x2 y2 सारे आपके नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करेंगे, ठीक है। क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही कुछ होगा ये सब। जैसे मान लो ये 2 3 हो गया, ये 4 5 हो गया, ऐसा कुछ होगा। मतलब ये सब नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वेर x1, थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, x1, x2, y1, y2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो ये हो जाएगा हमारा स्टेट स्पेस, ये हो जाएगा हमारा स्टेट स्पेस। ओके, ये आपको क्लियर हुआ बात? ठीक है, चलो। सो ये हो गया। अब एक नेक्स्ट सवाल आया है, वो ये है मैक्सिमम ब्रांचिंग फैक्टर आप निकाल के दिखाओ, ठीक है। ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या लिख रहा हूँ, मैक्सिमम ब्रांचिंग फैक्टर। चलो देख लेते हैं मैक्सिमम ब्रांचिंग फैक्टर क्या होगा। तो ब्रांचिंग फैक्टर मतलब टोटल, ब्रांचिंग फैक्टर का मतलब होता है एक नोड से तुम टोटल पॉसिबल कितने जगह पे जा सकते हो, एक पर्टिकुलर नोड से तुम पॉसिबल कितने जगह में जा सकते हो। सो अगर मैं मैक्सिमम ब्रांचिंग फैक्टर पूछूं, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दोनों का देखना पड़ेगा, मिस्टर पैकमैन का भी देखना पड़ेगा और मिसेस पैकमैन का भी देखना पड़ेगा। तो मिस्टर पैकमैन एक नोड से क्या क्या कर सकते हैं, या तो वो नॉर्थ की तरफ जा सकते हैं, ईस्ट की तरफ जा सकते हैं, वेस्ट की तरफ जा सकते हैं और साउथ की तरफ जा सकते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है, वो स्टॉप हो सकते हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे, स्टॉप बैठे रहेंगे। 5 डायरेक्शन हुई। मिसेस पैकमैन का भी सेम है, नॉर्थ जाओ, ईस्ट जाओ, वेस्ट जाओ या साउथ जाओ, या फिर सीधा सीधा स्टॉप, कहीं पे मत जाओ। तो इनके पास भी 5 ऑप्शन है एक नोड से। तो मैक्सिमम ब्रांचिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 × 5, दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये कितना आ जाएगा, 25। सो ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम ब्रांचिंग फैक्टर। समझ में आया? अब यहाँ पे नेक्स्ट एक क्वेश्चन बोला है, डिज़ाइन द गोल स्टेट, डिज़ाइन द गोल स्टेट, गोल टेस्ट, ठीक है। तो गोल टेस्ट हमें डिज़ाइन करना है। तो देखिए हमारा गोल क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है कि दे वुड लाइक टू मीट, दे डू नॉट केयर वेयर, मतलब बस उन्हें मीट करना है, मिस्टर पैकमैन और मिसेस पैकमैन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करना है। अब वो कहाँ मीट करेंगे उससे उन्हें कुछ आता जाता नहीं है, उन्हें बस मीट करना है। तो अगर मुझे, तो फिर मेरा गोल क्या है, तो फिर मेरा गोल क्या है, मुझे मीट कराना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गोल इज़ मीट देम टुगेदर या कनेक्ट देम टुगेदर, आप जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। सो इसका मतलब अगर दोनों कनेक्ट हो जाए, इसका मतलब दोनों सेम नोड पे आ जाएंगे, दोनों सेम नोड पे आ जाएंगे। यानी मिस्टर पैकमैन का नोड में जो रहेगा, मिसेस पैकमैन के भी नोड का कोऑर्डिनेट वही रहेगा, ठीक है। सो गोल टेस्ट क्या हो जाएगा, हम ऐसा लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि मिसेस पैकमैन x1 y1, मिस्टर पैकमैन x1 y1 और मिसेस पैकमैन x2 y2। और यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, सच दैट अगर दोनों का जो कोऑर्डिनेट सेम है, यानी x1 और x2 सेम हो जाएगा और y1 और y2 ये भी सेम हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा गोल स्टेट हुआ ना, क्योंकि अगर हम लोग एक ही जगह पे इन दोनों को रख देंगे तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट जो है सेम हो जाएंगे, तभी तो एक ही नोड पे हैं। तो x1 और x2 सेम हो जाएगा, y1 और y2 भी सेम हो जाएगा। सो ये बात है, ये गोल स्टेट हुआ। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुझे पहले ये बताओ, मुझे ये बताओ कि स्टेट स्पेस हम किसे कहते हैं। एआई में एक जो कॉन्सेप्ट होता है ना, स्टेट स्पेस, स्टेट स्पेस क्या होता है बताओ, व्हाट इज स्टेट स्पेस इन एआई, बताओ स्टेट स्पेस क्या होता है। तो स्टेट स्पेस बेसिकली हम एक प्रॉब्लम को मैथमेटिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है,
उसे ही हम बोलते हैं स्टेट स्पेस, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रॉब्लम। ऑब्वियस सी बात है सर्च प्रॉब्लम ही होना चाहिए, कोई और प्रॉब्लम नहीं हो सकता, घर का प्रॉब्लम नहीं हो सकता, ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखो, एक दूसरा क्वेश्चन आता है, वो ये है डिफरेंस बिटवीन स्टेट स्पेस ग्राफ, ठीक है, स्टेट स्पेस ग्राफ एंड स्टेट स्पेस ट्री, स्टेट स्पेस ट्री, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है कि स्टेट स्पेस ग्राफ जो हमारा होता है उसमें यूनिक स्टेट्स रहेंगे, मतलब स्टेट्स डुप्लीकेट नहीं होंगे, और जो स्टेट स्पेस ट्री है इसमें डुप्लीकेट हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेट स्पेस ग्राफ, इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नो डुप्लीकेट। और हमारा जो स्टेट स्पेस ट्री है, स्टेट स्पेस जो ट्री है इसमें डुप्लीकेट्स हो सकते हैं। समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक एग्जाम्पल भी देख लो। अच्छा समझ में तो आया, फिर क्यों दिखा रहे हैं, फिर भी देख लो ना क्या जाता है, ध्यान से देखना। सो मैं जो आपको बता रहा था, जैसे मान लो हमारा जो प्रॉब्लम था वो कुछ ऐसा था, मैं इसको एक, अच्छा ठीक है इससे दिखा देता हूँ। ये देखो सोर्स ए, यहाँ बी है, यहाँ जी है। सो ऐसा कुछ था आपका एक प्रॉब्लम, याद करो ऐसा, ये हमारा एक प्रॉब्लम था। तो अगर इस प्रॉब्लम का मैं स्टेट स्पेस ग्राफ बनाता हूँ, स्टेट स्पेस ग्राफ SSG, तो इसमें सिर्फ जितने नोड्स हैं उन्हें बस लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए नहीं, सोर्स से स्टेट स्पेस से क्या क्या हो सकते हैं, ए हो सकता है और बी हो सकता है। अब ए से क्या क्या हो सकता है, ए से क्या क्या हो सकता है, बी और जी, लेकिन बी और जी हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या है बी नहीं लिख सकते क्योंकि ऑलरेडी बी लिखा हुआ है। बी से क्या हो सकता है, ए हो सकता है और जी हो सकता है, लेकिन हम लोग ए और जी दोनों नहीं लिख सकते क्योंकि ये हमने पहले ही लिख चुका है। सो ये हो जाएगा हमारा स्टेट स्पेस ग्राफ। लेकिन स्टेट स्पेस ट्री कैसा दिखेगा, स्टेट स्पेस ट्री ऐसा दिखेगा जो मैंने अभी बताया था, कहाँ गया, ये रहा आपका स्टेट स्पेस ट्री, इसे हम सर्च ट्री भी कह सकते हैं। तो ये है हमारा, इसमें हम लोग किसी भी नोड को कितनी बार भी डुप्लीकेट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है एक क्वेश्चन, अब तुम लोग बताना, ये MCQ टाइप का है। बताओ इसमें क्या है, विच इज़ नॉट ए कंपोनेंट, विच, मुझे पता है हैंडराइटिंग बहुत गंदा है मेरा, असल में थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, स्टाइलस काम नहीं कर रहा ठीक से। सो विच इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ स्टेट स्पेस, ये हमसे पूछा गया स्टेट स्पेस में कि कौन सा चीज़ इस स्टेट स्पेस का कंपोनेंट नहीं है। इनिशियल स्टेट, ऑब्वियस सी बात है ये तो कंपोनेंट होगा, किसी भी प्रॉब्लम में स्टार्टिंग स्टेट, गोल स्टेट, ये दोनों तो कंपोनेंट होंगे, तो ये तो आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा। ऑपरेटर्स, ऑब्वियस ही बात है भाई, हम लोग ऑपरेटर्स तो यूज़ करते हैं, तभी तो हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। सो ये भी इसका कंपोनेंट है, लेकिन नॉट ए कंपोनेंट पूछा है। डिसीजन ट्री नोड, नहीं ये तो नहीं है। हम लोग, हमारा जो भी सर्च प्रॉब्लम है, हम लोगों ने कहीं पे भी डिसीजन ट्री मेंशन किया है नहीं। सो ये बात है। अच्छा, सो ये इसका आंसर हो गया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, हमारा जो स्टेट स्पेस ग्राफ है इसमें दो चीज़ें होती है, एक होती है आपकी नोड्स और दूसरी होती है आपकी एजेस। तो क्या मुझे बता पाओगे कि नोड्स क्या रिप्रेजेंट करता है? नोड्स बेसिकली प्रॉब्लम के जो स्टेट्स होते हैं जितने, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नोड्स रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ द प्रॉब्लम। और एजेस क्या रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई? किसी भी नोड से किसी भी नोड तक जाने का जो कॉस्ट है वो रिप्रेजेंट करता है, और कौन सा एक्शन तुम परफॉर्म कर रहे हो वो भी रिप्रेजेंट करता है एजेस। सो ये आपको याद रखना है। अब एक चीज़ आता है, इसका नाम है ब्रांचिंग फैक्टर। सो सवाल आता है कि भैया ब्रांचिंग फैक्टर क्या है, व्हाट इज़ ब्रांचिंग फैक्टर? सो देखो, ब्रांचिंग फैक्टर आपका कुछ नहीं है, ये बेसिकली एक पर्टिकुलर नोड से आपके जितने रास्ते होते हैं उसे ही हम बोलते हैं ब्रांचिंग फैक्टर। सो यहाँ पे मान लो ये नोड है, तो इससे कितने और रास्ते हैं उसे ही हम बोलते हैं ब्रांचिंग फैक्टर। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, या जितने इसके बच्चे हैं, किसी भी नोड्स के जितने बच्चे हैं उन्हें ही हम बोल सकते हैं ब्रांचिंग फैक्टर। सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए पर्टिकुलर नोड, तो क्या तुम बता सकते हो
कि लीफ नोड के ब्रांचिंग फैक्टर क्या होंगे। लीफ नोड के ब्रांचिंग फैक्टर 0 होंगे, क्योंकि लीफ नोड के तो कोई बच्चे नहीं होते, तो इसीलिए उनका जो ब्रांचिंग फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलिए एक चीज़ हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मेरा क्वेश्चन ऐसा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर हमारा डेप्थ डी है और ब्रांचिंग फैक्टर जो है हमारा वो बी है, ओके। जो डेप्थ डी है और जो ब्रांचिंग फैक्टर है वो बी है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं मैक्सिमम नोड्स कितने बन सकते हैं ग्राफ में। मैक्सिमम नोड्स इन अ ग्राफ, मैक्सिमम कितने नोड्स बन सकते हैं ग्राफ में, बताओगे। तो देखो ध्यान से, अगर मैं मान लेता हूँ मेरा जो ब्रांचिंग फैक्टर है हर एक नोड का 3 है और डेप्थ कितने हैं, डेप्थ हम मान लेते हैं 4 है, तो मैक्सिमम कितने नोड्स बन सकते हैं एक ग्राफ में, बताओ। सबसे पहले अगर मैं देखूं, पहले रूट नोड है, अब सबका ब्रांचिंग फैक्टर बी है, ये हमारा जो है डेप्थ 0 है, ये डेप्थ हमारा 0 है, ठीक है। ब्रांचिंग फैक्टर बी है, बी का वैल्यू 3 है, यानी हर एक नोड के 3 बच्चे होंगे। 1 2 3, ये पहला लेवल हुआ। अब सेकंड लेवल में इसके और 3 बच्चे होंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये सेकंड लेवल हुआ। अभी इसके और 3 बच्चे होंगे, 1 2, अच्छा मैं 3 तक ही कर लेता हूँ, 4 तक पाना थोड़ा मुश्किल है, छोटा है ना जगह। फिर 1 2 3, 1 2, देखो ये 3 में ही मेरी फटके हाथ में आ जा रही है। इसके भी 3 बच्चे 3 बच्चे 3, अच्छा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, इसके भी 3 बच्चे, इसके भी 3 बच्चे, इसके भी 3 बच्चे, 3 3 3 3 3 और 3, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 1 है, यहाँ पे कितने हैं 3 है, यहाँ पे कितने हैं 9 है, यहाँ पे कितने हैं 3 3 3, ये हो जाएंगे आपके 9, ये 9 और ये भी 9, 27, और इसके बाद ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पे आपको एक पैटर्न लग रहा है, दिख रहा है आपको, 1 + 3 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब प्लस नेक्स्ट होगा 3⁴ प्लस ऐसे चलते हुए जाएगा। ये आपको एक जीपी सीरीज़ लग रहा है, राइट, ये एक जीपी सीरीज़ है ना। जीपी सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता था, AR⁴n + 1 - 1/a-1, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता था। अब यहाँ पे a की जगह हमने b लिख दिया, और n क्या है यहाँ पे, सॉरी मैं यहाँ पे कुछ गलत कर दिया, वो ये है a⁴n + 1 होगा, नहीं, फर्स्ट टर्म इंटू, हाँ, r⁴n + 1 - 1/a-1, ठीक है। यानी a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा तुम्हारा b के साथ मैंने एक्सचेंज कर दिया। ऑब्वियस सी बात है b, और r क्या है, r है तुम्हारा डेप्थ, नहीं n है तुम्हारा डेप्थ, राइट। b इंटू r⁴d + 1 - 1 डिवाइडेड बाई a-1 है, यानी b-1। ये हो जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन ए ग्राफ, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन ए ग्राफ ये हो जाएगा। अगर क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्या बोला गया था, डेप्थ b मैंने जो क्या है ब्रांचिंग फैक्टर b था, और जो हमारा डेप्थ है वो d था, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन ए ग्राफ हमारे बनते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये इसका मुझे आंसर बताओ क्या होगा। ये हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, हाउ मेनी स्टेट्स are there in a search space of n binary variables। आप इसका मुझे आंसर बताओ क्या होगा। तो मेरे पास टोटल n वेरिएबल्स और n बाइनरी वेरिएबल्स हैं, मतलब
n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं और हर एक जो वेरिएबल है वो बाइनरी है, यानी 1 फिर 2 3 4 5 करते करते टिल n तक हमारे बाइनरी वेरिएबल्स हैं, मतलब n वेरिएबल्स हैं और सारे बाइनरी हैं। सो इसका कितना वैल्यू आएगा, ये कितने स्टेट्स दे सकता है, 2 स्टेट दे सकता है, ये भी 2 स्टेट दे सकता है, ये भी 2 स्टेट, ये भी 2 स्टेट, ये भी 2 स्टेट, इसके बाद जो 6th होगा ये भी 2 स्टेट। इस तरह से जो nth वेरिएबल होगा ये भी तो बाइनरी वेरिएबल है, तो ये 2 स्टेट्स दे देगा, ठीक है। सो अगर ये सारे के सारे 2 स्टेट्स दे रहे हैं तो टोटल कितने हमारे स्टेट्स बनेंगे, टोटल स्टेट्स कितने बनेंगे, तो इसको ये निकालने के लिए हमें सबका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 n टाइम्स हमें 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि n नंबर ऑफ बाइनरी वेरिएबल्स है। सो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n हो जाएगा। सो टोटल कितने स्टेट्स बनते हैं हमारे, 2 टू द पावर n बनते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये होता है कि अगर इन पजल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विथ n टाइल्स, ठीक है, जिसमें हमारे n नंबर ऑफ टाइल्स हैं और एक ब्लैंक स्पेस है, तो उसमें टोटल कितने स्टेट्स बन सकते हैं। तो हमारे पास एक पजल सॉल्विंग प्रॉब्लम है, जैसे मान लो अगर मैं 8 पजल प्रॉब्लम की बात करता हूँ, तो क्या मुझे कोई बता सकता है 8 पजल प्रॉब्लम में टोटल कितने टाइल्स बनते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे 8 पजल प्रॉब्लम बनाता हूँ तो मुझे 9 टाइल्स की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसे। जैसे मान लो यहाँ पे एक टाइल जो है एम्प्टी फाका रहता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसा है। जब ये पूरा 8 पजल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो मेरे पास 8 ही पॉसिबिलिटीज़ रहती है, 8 ही नंबर्स रहते हैं, और एक टाइल रहता है जो कि एम्प्टी रहता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइल्स को रिप्लेस कर सकते हैं। एक एम्प्टी जगह तो चाहिए होगा, राइट, नहीं तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते। सो अगर ऐसा है सो टोटल कितने स्टेट्स बन सकते हैं। देखो n टाइल्स है, 8 पजल में 8 टाइल्स है और एक एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे n इक्वल्स टू 8 है। ओके, सो मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अब इसमें टोटल कितने स्टेट्स बनेंगे। तो सबसे पहले मैं एक एम्प्टी ग्रिड बना लेता हूँ, ठीक है, एम्प्टी ग्रिड बना लेता हूँ ऐसा। अब मैं इसमें नंबर्स पुट करना चालू करूँगा, ठीक है। तो मान लो अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 के पास टोटल कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब कितने टोटल टाइल्स वो सिलेक्ट कर सकता है। तो टोटल यहाँ पे अगर मान लेते हैं n इक्वल्स टू 8 है, तो टोटल टाइल्स यहाँ पे कितने हैं, 9 टाइल्स हैं, यानी n+1 नंबर ऑफ टाइल्स हैं। तो अगर मैं सबसे पहले नंबर को यहाँ इस ग्रिड में किसी भी लोकेशन में बिठाऊँ तो उसको लोकेशन सिलेक्ट करने के पास कितने चॉइसेस हैं। फर्स्ट नंबर को लोकेशन सिलेक्ट करने के लिए कितने चॉइसेस बनते हैं, n+1 चॉइसेस बनते हैं, ठीक है। मान लो मैंने इसको यहाँ बैठा दिया, फिर मान लो ये जो सेकेंड नंबर है इसको मैं बैठाऊंगा, तो इसके पास टोटल कितने चॉइसेस बनेंगे, n नंबर ऑफ चॉइसेस, क्योंकि टोटल अगर n+1 चॉइसेस थे, एक को मैंने भर दिया तो बाकी के n चॉइसेस बचे हुए रहते हैं, तो इसके पास n चॉइसेस हैं। तीसरे टाइल की अगर मैं बात करूँ, तीसरे टाइल को अगर मैंने मान लो यहाँ पे डाल दिया तो उसके पास कितने चॉइसेस बचेंगे, ऑब्वियस सी बात है ये n-1 चॉइस बचेंगे। चौथे टाइल को अगर मैं डाला तो उसके पास कितने चॉइसेस बनते हैं, n-2 चॉइसेस बनते हैं। ये कुछ इस तरह से चलेगा। तो टोटल कितने स्टेट्स बन सकते हैं, टोटल स्टेट्स आपके बनेंगे ऐसा, टोटल स्टेट्स आपका कितना होगा, सो ये हो जाएगा बेसिकली कुछ नहीं, बस n+1 इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 ऐसे करते करते चलता जाएगा। सो ये किस चीज़ का फैक्टोरियल है भाई, ये किस चीज़ का फैक्टोरियल है मुझे बताओ। ये है हमारा n+1 का फैक्टोरियल, ये हमारा n+1 का फैक्टोरियल है, ठीक है। सो ये हमें समझना पड़ेगा। तो टोटल स्टेट्स कितने बन सकते हैं, टोटल स्टेट्स आपके कितने बन सकते हैं, n+1 का फैक्टोरियल। समझ में आया, ओके। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखना, वो क्या है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, क्या बोला है, ब्रांचिंग फैक्टर हमारे 3 है और डेप्थ हमें 4 तक जाना है, तो इसका मतलब टोटल कितने नोड्स बनेंगे। तो देखो ब्रांचिंग फैक्टर 3 है, मतलब क्या, हर एक नोड के 3 बच्चे हो सकते हैं, और हमें 4 डेप्थ तक जाना है। तो मेरे को याद है एक चीज़ कि अगर ऐसा टाइप का होता है कि हर एक का ब्रांचिंग फैक्टर सेम है, तो हर एक डेप्थ में कितना हो सकता है वो हम एक जीपी सीरीज़ से निकालते थे। जैसे मेरा जीपी सीरीज़ क्या था, यहाँ पे देखो ब्रांचिंग फैक्टर 3 है, तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता था वो होता था 1 + b + b² + b³ + b⁴,
कुछ इस तरह से चलता था, राइट। सो सबसे पहले देखो डेप्थ 4 की बात की जा रही है। सो ध्यान से देखना, जो डेप्थ 0 है, डेप्थ 0 में एक नोड, डेप्थ 1 में बी नोड्स, डेप्थ 2 में बी स्क्वायर नोड्स, थर्ड डेप्थ में मतलब तीसरे लेवल पे डी टू दी पावर 3 नोड्स, चौथे लेवल पे डी टू दी पावर 4 नोड्स। इसी तरह से अगर मेरे पास 5वां लेवल होता तो उसमें कितने नोड्स होते भैया, उसमें जो है डी टू दी पावर 5 नोड्स होते हैं, बी टू दी पावर 5 नोड्स होते हैं। तो मुझे किसका पूछा है, हाउ मेनी नोड्स एट फोर्थ लेवल, चौथे लेवल में कितने नोड्स बन सकते हैं। सो भैया चौथे लेवल में बी टू दी पावर 4 नोड्स बन सकते हैं, है ना, बी टू दी पावर 4 नोड्स। अब बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 3 है क्योंकि ब्रांचिंग फैक्टर 3 है। सो 3 टू दी पावर 4 नोड्स बनेंगे हमारे। तो 3 टू दी पावर 4, अरे यार पूरा गया स्टाइलस। सो 3 टू दी पावर 4 कितना होता है भैया, 81 नोड्स, 81 नोड्स होते हैं। अब इसका तुम ड्राइंग बना के करोगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा।